सो हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ते हैं ट्रांसक्रिप्शन। हमने लास्ट लेक्चर में डीएनए रेप्लिकेशन टॉपिक कंप्लीट किया था। उसके नेक्स्ट आगे का टॉपिक है दैट इज ट्रांसक्रिप्शन, जो कि इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन? तो ट्रांसक्रिप्शन का डेफिनेशन दिया है पहले ही लाइन में। दैट इज द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इनटू आरएनए इज टर्म्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए रेप्लिकेशन का मीनिंग क्या था? दैट इज फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम डीएनए इटसेल्फ। अब यहाँ पे एक स्टेप आगे जाके उन्होंने क्या बोला है कि अगर डीएनए से आगे आरएनए का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, सो आगे पढ़ते हैं। हियर ऑल्सो द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटरिटी गवर्न्स द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। कॉम्प्लीमेंटरिटी क्या होता है कि अगर ए हो, एडेनिन हो, तो उसके सामने आता है टी, और सी हो तो उसके सामने ट्रिपल बॉन्ड में आता है जी। तो ये है कॉम्प्लीमेंटरिटी रूल। लेकिन यहाँ पे चेंज क्या होगा आपका? एक्सेप्ट द एडेनोसिन कॉम्प्लीमेंट्स नाउ फॉर्म्स बेस पेयर विथ यूरासिल इंस्टेड ऑफ थाइमिन। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे आरएनए का फॉर्मेशन हो रहा है, और हमें पता है कि आरएनए में थाइमिन की जगह यूरासिल होता है। तो एडेनिन जो है थाइमिन के तो एडेनिन जो है थाइमिन पे अटैच होने की जगह यूरासिल पे अटैच होगा। ठीक है, यहाँ पे थाइमिन की जगह वो यूरासिल पे अटैच होगा या बॉन्ड बनाएगा। ठीक है। However, unlike the process of replication, which once set in the total DNA of an organism get duplicated, in transcription, only a single segment of DNA and only one strand is copied into RNA. अब यहाँ पे क्या कहा गया है? जब हमने डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ा था, तो डीएनए रेप्लिकेशन में पूरा का पूरा डीएनए, अगर ह्यूमन की बात करें तो अराउंड 2 मीटर डीएनए होता है, वो पूरा का पूरा डीएनए रेप्लिकेट हो जाता है एट वंस। ठीक है, क्योंकि 24 आवर्स में सेल को डुप्लीकेट होना होता है, और 24 आवर्स में अगर सेल डुप्लीकेट हो रहा है तो डीएनए को पूरा का पूरा कॉपी होना पड़ेगा। लेकिन ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है? सेगमेंट ऑफ आरएनए बनता है। व्हाई? बिकॉज जिस भी जीन को एक्टिवेट होना होगा, उसी जीन का, जीन मतलब सेगमेंट ऑफ डीएनए, उसी जीन का वहां पे ट्रांसक्रिप्शन होगा। तो एट अ टाइम कुछ पोर्शन ऑफ डीएनए ही क्या हो जाता है वहां पे, ट्रांसक्राइब होता है। ठीक है, दैट्स वाई ट्रांसक्रिप्शन ओनली अ सिंगल सेगमेंट ऑफ डीएनए, और वो छोटा सा पार्ट ही वहां पे आरएनए का क्या होगा, फॉर्म होगा। दिस नेसेसिटेट्स defining the boundaries that would demarcate the region and the strand of DNA that would be transcribed। और आगे हमें यही पता चलेगा कि कौन सा डीएनए का सेगमेंट वहां पे कॉपी होगा। ओनली द सेगमेंट ऑफ डीएनए, नॉट द होल डीएनए। ठीक है। अब आगे दिया है कि दो जब डीएनए स्ट्रैंड होते हैं उसमें से एक ही डीएनए स्ट्रैंड को कॉपी किया जाता है, दोनों भी नहीं। तो इसका रीजन क्या है आगे दिया है। Why both the strands are not copied during transcription has the simple answer। क्यों दोनों भी स्ट्रैंड डीएनए के कॉपी नहीं होते हैं? इसका सिंपल आंसर आगे दिया है, कुछ रीजंस दिए हैं। पहला रीजन ये है, फर्स्ट, इफ बोथ स्ट्रैंड्स एक्ट एज टेम्पलेट दे वुड कोड फॉर आरएनए मॉलिक्यूल विथ डिफरेंट सीक्वेंसेस। ठीक है, डीएनए स्ट्रैंड दो होते हैं, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड। और अगर दोनों भी कॉपी हो गए और दोनों से भी अगर आरएनए के मॉलिक्यूल बन गए, सेगमेंट बन गए, तो ये एक दूसरे को क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएंगे, और ये आपस में हो सकता है कि पेयरिंग बना दे। ठीक है, रिमेंबर कॉम्प्लीमेंटरिटी डज नॉट मीन आइडेंटिकल। ठीक है, कॉम्प्लीमेंटरिटी मतलब आइडेंटिकल नहीं। ए बॉन्ड्स विथ टी, और टी और ए तो अलग अलग है, एंड सी बॉन्ड्स विथ जी, तो ये डिफरेंट है। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब आइडेंटिकल नहीं होता है, दे आर कॉम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर। And in turns, if they code for protein, the sequence of amino acid in the protein would be different। ठीक है, पहला रीजन यही है कि अगर दोनों स्ट्रैंड कॉपी किए जाए तो वो हो सकता है कि दो अलग अलग प्रोटीन को कोड करे, और वहां पे दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन बन जाएंगे। ठीक है, एंड दिस वुड कॉम्प्लिकेट द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर मशीनरी। ठीक है, हमको एक प्रोटीन, स्पेसिफिक प्रोटीन बनाना था। सपोज एग्जांपल लेते हैं हम, दैट इज इंसुलिन का प्रोटीन बनाना था, लेकिन यहाँ पे हमने दोनों भी स्ट्रैंड को कॉपी कर दिया, तो दोनों स्ट्रैंड कॉपी होने की वजह से स्ट्रैंड की इंफॉर्मेशन अलग अलग है। ठीक है, ए वाले स्ट्रैंड की सपोज कुछ अलग इंफॉर्मेशन है, और नीचे वाले स्ट्रैंड में कुछ अलग इंफॉर्मेशन है, दो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन बन गए।
लेकिन प्रोटीन की रिक्वायरमेंट हमको स्पेसिफिक थी, तो दो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन बन जाएंगे, जो कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा मैकेनिज्म। दूसरा रीजन दिया है, सेकेंड रीजन, द टू आरएनए मॉलिक्यूल्स इफ प्रोड्यूस साइमल्टेनियसली वुड बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। ठीक है, पहले जो मैंने सेंटेंस बोला था ये दूसरे इसमें दिया है। ठीक है, मतलब अगर दो स्ट्रैंड प्रोड्यूस हो जाएंगे आरएनए के, तो वो हो सकता है कि दो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री हो और वो दोनों आपस में बाइंडिंग कर जाएंगे या अटैच हो जाएंगे। ठीक है, हेंस वुड फॉर्म अ डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का फॉर्मेशन हो जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। आरएनए मोस्टली सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में मिलता है। दिस वुड प्रिवेंट द आरएनए फ्रॉम बीइंग ट्रांसलेटेड into protein and the exercise of transcription would become a futile one। कभी भी जब ट्रांसलेशन होगा तो कभी भी डबल स्टैंडर्ड आरएनए का ट्रांसलेशन नहीं होता है, वो जो आरएनए है वो सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, तो ये सिंपल इंट्रोडक्शन था ट्रांसक्रिप्शन का। आगे दिया है ट्रांसक्रिप्शन का मैकेनिज्म, या कहे आगे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट दिया है कि ट्रांसक्रिप्शन में स्ट्रैंड क्या होता है और स्ट्रैंड को कैसे डिवाइड किया जाता है अलग अलग जोन्स में। तो आगे दिया है, अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन डीएनए इज डिफाइंड प्राइमरीली बाय द थ्री रीजन्स इन द डीएनए। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन में जब डीएनए को देखते हैं हम, तो उसके तीन रीजन्स पाए जाते हैं। तो उसके तीन रीजन्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो डीएनए के स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, तो 5' 3' और यहाँ पे आएगा 3' एंड 5'। अब यहाँ पे तीन रीजन बोले हैं, पहला प्रमोटर, सेकंड स्ट्रक्चरल जीन एंड थर्ड होता है टर्मिनेटर। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा दैट इज प्रमोटर। ठीक है, यहां से यहां तक होगा आपका स्ट्रक्चरल जीन, और यहां से यहां एंड में आएगा दैट इज टर्मिनेटर। ठीक है, आगे हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो समझेंगे ही। ये प्रमोटर है, ये आपका स्ट्रक्चरल जीन है, और ये टर्मिनेटर। ठीक है, ऐसे तीन रीजन्स में उसको या जोन्स में उसको डिवाइड किया जाता है। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट। देर इज अ कन्वेंशन इन डिफाइनिंग द टू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इन अ स्ट्रक्चरल जीन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ठीक है, उसको पढ़ने के डीएनए के स्ट्रैंड को, तो उसके कुछ रूल्स दिए हैं कि कैसे उनको पढ़ा जाता है। सिंस द टू Since the two strands have opposite polarity and the DNA dependent RNA polymerase। देखो, हमने डीएनए रेप्लिकेशन में भी पढ़ा था, वहां पे एक एंजाइम यूज होता था डीएनए रेप्लिकेशन में, दैट इज डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, जिसको हमने डीएनए पॉलीमरेज 3 भी कहा था। तो यहाँ पे देखो, जो भी स्ट्रैंड बनने वाला होता है उसी के नाम का एंजाइम होता है। जैसे अगर डीएनए बनेगा तो डीएनए पॉलीमरेज नाम होगा। अब यहाँ पे आरएनए बन रहा है तो आरएनए पॉलीमरेज नाम होगा। ठीक है, लेकिन वो आरएनए कौन से स्ट्रैंड को देख के बन रहा है, उसके हिसाब से उसका नाम क्या रखा गया है, डीएनए डिपेंडेंट। डीएनए का जो भी वहां पे स्ट्रैंड में इंफॉर्मेशन है उसको देख के आरएनए का स्ट्रैंड बन रहा है। दैट्स व्हाई एंजाइम का नाम दिया है दैट इज डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ऑल्सो कैटालाइज दी पॉलीमराइजेशन इन ओनली वन डायरेक्शन। और डायरेक्शन क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन में भी यही डायरेक्शन था, दैट इज 5' to 3' डायरेक्शन। the strand that has the polarity 3' to 5। अब देखो, अगर 5' to 3' डायरेक्शन में नया स्ट्रैंड बन रहा है, तो आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड का पोलरिटी क्या होगी, उसके ऑपोजिट, दैट इज 3' to 5' acts as a template and is also referred to as template strand भी उसे कहा जाता है। ठीक है, देखो अगर मैं ड्रॉ करके दिखाऊं, अगर इसका पोलरिटी है 3' to 5' और सपोज इसी को देख के आपका एमआरएनए का स्ट्रैंड बनने वाला है, न्यू स्ट्रैंड, तो इसकी पोलैरिटी क्या होगी, दैट इज 5' to 3'। और ये 5' to 3' क्यों होता है, इसका आंसर मैंने डीएनए रेप्लिकेशन वाले वीडियो में दे दिया था। ठीक है, अब अगर सिंपल यहाँ पे शॉर्ट में बताओ तो 3' एंड पे OH ग्रुप फ्री होता है, जो कि फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए यहाँ पे 5' to 3' डायरेक्शन में न्यू स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होता है। और जिस स्ट्रैंड की पोलैरिटी 3' to 5' होती है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है। ठीक है, द अदर स्ट्रैंड विच हैज पोलैरिटी 5' to 3' and the sequence same as RNA except thymine at the place of uracil is displaced during transcription। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, अगर हम यहाँ पे स्ट्रैंड्स देखें, यहाँ पे एक डायग्राम दिया है छोटा सा, देखो यहाँ पे। अब ये जो
ऊपर वाला ब्लू कलर का स्ट्रैंड है दैट इज 3-to 5-, ठीक है, ये आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा, दिस इज कॉल्ड एज टेम्पलेट स्ट्रैंड। इसके बीच में अगर हम ड्रॉ करें तो यहाँ पे आपका बनेगा mRNA का स्ट्रैंड, और इस स्ट्रैंड की पोलैरिटी होगी दैट इज ऑपोजिट टू आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड का। तो यहाँ पे 5-to 3- इसकी पोलैरिटी होगी, ठीक है। और इसको मैं आगे आपको और सिंपल करके बताऊंगा कि जब हम यहाँ पे बेस पेयर्स अटैच करेंगे या लगाएंगे, तो बेस पेयर लगाने के बाद आपको पता चलेगा कि आपके जो आरएनए बन रहा है, आपका जो आरएनए बन रहा है उस वो सेम होगा आपके ऑपोजिट स्ट्रैंड, जो टेम्पलेट स्ट्रैंड का ऑपोजिट स्ट्रैंड है उससे वो सेम होगा, ठीक है। इसलिए मैं और एक बार फिर से पढ़ रहा हूँ। द अदर स्ट्रैंड which has the polarity 5-to 3- and the sequence same as RNA except thymine at the place of uracil is displaced during transcription, ठीक है। आगे देखते हैं। strangely this strand which does not code for anything, ठीक है, ये स्ट्रैंड जो किसी भी स्ट्रैंड के लिए कोड नहीं कर रहा है उसी को कहा जाता है कोडिंग स्ट्रैंड, दैट इज कॉल्ड एज कोडिंग स्ट्रैंड। देखो यहाँ पे छोटी सी जगह बची है, तो यहाँ पे आपको एक सिंपल डायग्राम निकाल के मैं समझाता हूँ। सपोज ये एक स्ट्रैंड है, ठीक है, जिसकी पोलैरिटी है 5-to 3- और इसके ऊपर मैं कुछ बेसिस निकालता हूँ, ठीक है, कुछ एकदम कम ही लेंगे। तो सपोज यहाँ पे ए है, यहाँ टी है, सब ध्यान में रखना, ये आपका डीएनए का स्ट्रैंड है, ए है, सी है और ये जी है, ठीक है। और इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है, और इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है सपोज ये नीचे वाला, जिसकी पोलैरिटी होगी ऑपोजिट, दैट इज 3-to 5-। ठीक है। अब अगर यहाँ पे हम इसका बेस पेयर लिखें तो ए के आगे आएगा दैट इज टी, टी के आगे ए, देन ए के आगे दैट इज टी अगेन, उसके बाद जी, और आएगा सी, ठीक है। और इनके बीच में ही क्या बनने वाला है, न्यू स्ट्रैंड बनने वाला है, तो नया स्ट्रैंड बनेगा आरएनए का। ये आपका एकदम आपका सिंपल एक्सप्लेनेशन है, जो भी हम पढ़ने वाले हैं डिटेल में उसका सिंपल एक्सप्लेनेशन है। तो ये स्ट्रैंड जो है आपका, जो ऊपर का स्ट्रैंड जिसको ही कहा गया है दैट इज टेम्पलेट स्ट्रैंड, ठीक है, इसको ही देख के आपके ऑपोजिट या कहे आपके कॉम्प्लीमेंटरी बेस पेयर्स यहाँ पे या बेसेस लगने वाले हैं। तो अगर ये आरएनए है तो ये 3- से जाएगा, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, आपको यहाँ पे देना पड़ेगा इसको, दिस इज 3-, दिस इज 5-, दिस इज 5- एंड दिस इज 3-। ठीक है। अब ये हो जाएगा नया स्ट्रैंड आरएनए का 5-to 3-। अब देखो ए के आगे यहाँ पे क्या आएगा, यू आएगा, टी के आगे ए ही रहेगा, ए के आगे अगेन यू आएगा, सी के आगे जी आएगा, और जी जी के आगे सी आएगा। अब वो जो हमने लाइन पढ़ी उस लाइन का मतलब ये है कि जो नया एमआरएनए के स्ट्रैंड बन रहा है वो किसके जैसा दिख रहा है, वो नीचे वाले स्ट्रैंड की तरह दिखेगा। और नीचे वाले स्ट्रैंड को क्या कह सकते हैं हम, दिस इज कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड किसका कॉम्प्लीमेंट्री है, वो डीएनए के इस स्ट्रैंड का कॉम्प्लीमेंट्री है, ये वाला स्ट्रैंड नीचे का स्ट्रैंड, ठीक है। लेकिन ये किसी भी स्ट्रैंड को कोड नहीं कर रहा है, क्योंकि आरएनए जो है कौन से स्ट्रैंड को देख के बना है, टेम्पलेट स्ट्रैंड को। और ये नीचे वाला स्ट्रैंड किसी भी स्ट्रैंड को कोड नहीं कर रहा है, फिर भी इसको क्या नाम दिया है, बोला उन्होंने कोडिंग स्ट्रैंड। और इसको अगर कोडिंग स्ट्रैंड नाम दिया गया है तो आपका जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है इसका नाम पड़ेगा दैट इज नॉन कोडिंग स्ट्रैंड, दिस इज कॉल्ड एज नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। दिस इज स्ट्रेंज, क्योंकि जो एक्चुअल में कोड कर रहा है उसको नॉन कोडिंग कहा है, और जो कोड नहीं कर रहा है उसको कोडिंग स्ट्रैंड कहा है, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सी चीजें सेम है, यहाँ पे बोला है कि कोडिंग स्ट्रैंड जो है एग्जैक्टली सेम है जो आपका आरएनए का नया स्ट्रैंड बन रहा है। बस डिफरेंस क्या है, जहाँ पे यूरासिल है या जहाँ पे थाइमीन होना चाहिए वहां पे यूरासिल है, और बाकी सारी चीजें सेम ही है। देखो यहाँ पे ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ पे जी है, यहाँ भी जी है, यहाँ पे सी है, यहाँ भी सी है।
बस यू की जगह टी आया है, या समझो कि टी की जगह यू आया है, वो होना ही है क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री या कोडिंग स्ट्रैंड डीएनए का है और आपका आरएनए जो नया बन रहा है वो आरएनए का स्ट्रैंड है। ठीक है, अब थोड़ा आपको क्लियर हो गया होगा जो लाइन लिखा है। फिर से हम उस लाइन पे वापस जाते हैं। कोडिंग स्ट्रैंड, ठीक है, जो कोड नहीं कर रहा है किसी भी स्ट्रैंड को उसको कोडिंग स्ट्रैंड कहा गया है। ठीक है, और आपको उस स्टैंड को बहुत ज्यादा इज्जत देनी पड़ेगी। ठीक है, कौन से स्टैंड को इज्जत देनी पड़ेगी? नीचे वाले स्टैंड को, क्योंकि बेचारा बस वहां पे पार्टिसिपेट करके ऑडियंस की तरह देख रहा है। बाकी सारे काम जो है 3-5 एंड जिसकी पोलरिटी है उसको ही देख के हो रहे हैं। तो इज्जत देनी पड़ेगी। क्या क्या इज्जत देनी पड़ेगी? जो हमने यहाँ पे जोन्स बताए थे, ये जोन है आपका प्रमोटर, शुरुआत में बोला था मैंने। ठीक है, ये जोन है आपका स्ट्रक्चरल जीन का, और लास्ट वाला जोन है दैट इज टर्मिनेटर। इन सबको आपको, इन सब का जब आपको एड्रेस बताना पड़ेगा कि वो कहाँ है, तो आपको उनका रेफरेंस पॉइंट क्या लेना पड़ेगा? कोडिंग स्ट्रैंड को रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बताना है कि प्रमोटर कहाँ प्रेजेंट है, तो आपको क्या बोलना पड़ेगा? प्रमोटर इज प्रेजेंट एट द 5' एंड। promoter is present at the 5' end of the coding strand। दूसरा क्या होगा? टर्मिनेटर की बात करें, सो टर्मिनेटर इज प्रेजेंट एट द 3' end of the कोडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, 3' end of the कोडिंग स्ट्रैंड। तो ये थोड़ी आपको उसको इज्जत देनी पड़ेगी, यही आपके अगले लाइन में लिखा है, रेफरेंस पॉइंट है ना। तो रेफरेंस पॉइंट जो है, ऑल दी रेफरेंस पॉइंट्स वाइल डिफाइनिंग द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज मेड विथ कोडिंग स्टैंड को लेके आपको बताना पड़ेगा। टू एक्सप्लेन द पॉइंट, हाइपोथेटिकल सीक्वेंस फ्रॉम अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज रिप्रेजेंटेड बिलो। ठीक है, ये कुछ आपको स्टैंड्स के सीक्वेंसेस दिए हैं, टेम्पलेट स्टैंड और कोडिंग स्टैंड को, और क्वेश्चन पूछा गया है, कैन यू नाउ राइट दिस सीक्वेंस ऑफ आरएनए ट्रांसक्राइब फ्रॉम द अबोव डीएनए। तो ये आपका होमवर्क है, या कहो आपको कमेंट में इसका आंसर करना है। ये इसका टेम्पलेट स्टैंड का, जो टेम्पलेट स्टैंड दिया है या कोडिंग स्टैंड दिया है, इसका आरएनए का सीक्वेंस क्या होगा? ठीक है, आपको उसको ट्रांसक्राइब करना है। तो ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपके नीट में क्वेश्चन बनते हैं। आपको स्ट्रैंड के मतलब आपके बेसिस दिए होते हैं और उसके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड ढूंढने पड़ते हैं। 4 ऑप्शन दिए वहां पे होते हैं वहां पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सिंपल दिया है, प्रमोटर इज प्रेजेंट एट दी 5' end ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड। देन स्ट्रक्चरल जीन दिया है, उसके बाद टर्मिनेटर टर्मिनेटर इज प्रेजेंट एट दी 3' end ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, तो ये सिंपल डायग्राम दिया है। तो आगे बढ़ते हैं। द प्रमोटर एंड टर्मिनेटर फ्लैंक्स द स्ट्रक्चरल जीन इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ठीक है, प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच में स्ट्रक्चरल जीन होता है। द प्रमोटर इज सेड टू बी लोकेटेड टूवर्ड्स 5 अभी हमने डिस्कस किया था 5' एंड, जिसको अपस्ट्रीम भी कहा जाता है, अपस्ट्रीम ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन। ये क्वेश्चन आपके 2026 के पेपर में, आपका जो नीट का पेपर हुआ था 3 मई को, वहां पे क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, स्ट्रक्चरल जीन अब तक हमने कहा है कि कोडिंग स्ट्रैंड में प्रेजेंट होता है, 5' end ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड। लेकिन कभी कभी बोला जाता है कि प्रमोटर इज प्रेजेंट या लोकेटेड टुवर्ड्स द 5' end अपस्ट्रीम ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन भी बोला जाता है। द रेफरेंस इज मेड विद रिस्पेक्ट टू द पोलैरिटी ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड को लेकर बोला जाता है ऐसे। ठीक है, इट इज ए डीएनए सीक्वेंस दैट प्रोवाइड्स बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, डीएनए सीक्वेंस पे ही आपका एंजाइम आकर अटैच हो जाएगा, दैट इज आरएनए पॉलीमरेज। एंड इट इज द प्रेजेंस ऑफ प्रमोटर इन द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट दैट आल्सो डिफाइंड एज द टेम्पलेट, और कोडिंग स्ट्रैंड भी उसे कहा जाता है। ठीक है, मतलब प्रमोटर प्रेजेंट होता है दैट इज कोडिंग स्ट्रैंड की तरफ, दैट इज 5' end ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड। By switching its position with terminator, the definition of coding and template strand could be reversed। अब देखो यहाँ पे हमने जो पोलैरिटी लिखी है कि यहाँ पे 3' आएगा और यहाँ पे 5' आएगा, ऐसा कंपलसरी नहीं है। हम ऊपर लिख सकते हैं 5' है, इसको 5' बोल सकते हैं और इसको 3' बोल सकते हैं, या फिर इसको 3' बोल सकते हैं और इसको 5' बोल सकते हैं। बस आपको बस फिर आपको प्रमोटर और टर्मिनेटर का जो पोजीशन है उसको स्विच करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। तो ऐसे कोई कंपलसरी रूल नहीं है कि आपको वैसे ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, वही यहाँ पे बताया गया है। द टर्मिनेटर इज लोकेटेड टूवर्ड्स 3' end दैट इज डाउन स्ट्रीम ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। देखिए,
पहले में उन्होंने स्ट्रक्चरल जीन को रेफरेंस दिया था और यहाँ पे कोडिंग स्ट्रैंड को रेफरेंस दिया है। और इसी चक्कर में एनटीए ने फंसाया था बच्चों को। उन्होंने ऑप्शन में रख दिया कि 3' पे प्रमोटर प्रेजेंट है, सॉरी 5' पे प्रमोटर प्रेजेंट है, लेकिन किसका रेफरेंस दिया उन्होंने? स्ट्रक्चरल जीन का रेफरेंस दिया। ठीक है, तो वो थोड़ा करेक्ट था और बच्चे थोड़ा रॉन्ग करके आए वहां पे। कोई बात नहीं, रीनीट हुआ था, रीनीट में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आया वहां पे, सिर्फ नीट में आया था। ठीक है, जिसमें बच्चों ने अच्छा स्कोर किया था। 2026 की बात कर रहा हूँ, ये लेक्चर हम 2026 में रिकॉर्ड कर रहे हैं। There are additional regulatory sequences that may be present further upstream or downstream, और कुछ regulatory sequence present हो सकते हैं to the promoter। ठीक है, some of the properties of these sequences shall be discussed while dealing with regulation of gene expression। ठीक है, कुछ वहां पे प्रॉपर्टीज इसके डिस्कस किए गए हैं, तो आगे देखते हैं। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड द जीन, तो यहाँ पे एक्चुअल में बताया जाएगा कि कैसे जीन बनता है। देखो यहाँ पे जीन का ही मतलब होता है दैट इज सेगमेंट ऑफ आरएनए जो बनने वाला है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। A gene is defined as the functional unit of inheritance। ठीक है, जीन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। जो भी कैरेक्टर्स पेरेंट्स से उनके बच्चों में जाने वाले हैं वो जीन्स कैरी करेगा, और जीन कैरी कर रहा है उनको ट्रांसफर कर रहा है, इसलिए जीन को ही क्या कहा जाता है? फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, though there is no ambiguity that the genes are located on the DNA, it is difficult to literally define a gene in terms of DNA sequence। डीएनए सीक्वेंस में जीन को डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल होता है। क्यों? इसका रीजन भी पढ़ेंगे। द डीएनए सीक्वेंस कोडिंग फॉर टीआरएनए और आरआरएनए मॉलिक्यूल ऑल्सो डिफाइन एज जीन, ये रीजन है। क्योंकि आपका जीन किसे कहा जाता है? एमआरएनए इज द एक्चुअल जीन। एमआरएनए स्टैंड्स फॉर मैसेंजर आरएनए, यही आपका एक्चुअल जीन है। यही आपका कोड कैरी करता है जो स्पेसिफिक प्रोटीन बनाने के काम में आता है। लेकिन उसी कोड को, डीएनए के ऊपर जो कोड्स प्रेजेंट है, उन्हीं कोड से अगर ट्रांसक्रिप्शन होगा तो टीआरएनए भी बन सकता है और आरआरएनए भी बन सकता है। और टीआरएनए या आरआरएनए से कोई भी प्रोटीन का मॉलिक्यूल नहीं बनता है, ये बस हेल्प करते हैं ट्रांसलेशन या प्रोटीन फॉर्मेशन के प्रोसेस में। इसलिए डीएनए के सीक्वेंस से हमेशा आपका जीन बनेगा या प्रोटीन सीक्वेंस वाला ही जीन का सीक्वेंस बनेगा, ये कंपलसरी नहीं है। हाउएवर बाय डिफाइनिंग सिस्टोन एज अ सेगमेंट, ठीक है, सिस्टोन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, एज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर पॉलीपेप्टाइड, द स्ट्रक्चरल जीन इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट could be said as मोनोसिस्टोनिक। अगर सिस्टोन जो सेगमेंट ऑफ डीएनए है कोड करता है, पॉलीपेप्टाइड का ही मतलब है प्रोटीन को अगर कोड कर रहा है, और एक स्ट्रक्चरल जीन से एक ही प्रोटीन बन रहा है, तो ऐसे सिस्टोन को मोनोसिस्टोनिक कहा जाता है। और ये मोनोसिस्टोनिक कंडीशन कहाँ मिलती है आपको? यूकैरियोटिक सेल में मोनोसिस्टोनिक कंडीशन मिलेगी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और दूसरी कंडीशन कौन सी होती है? अगर एक ही स्ट्रक्चरल जीन से मल्टीपल प्रोटीन्स बने, ठीक है, एक स्ट्रक्चरल जीन सेगमेंट ऑफ आपका जो स्ट्रक्चरल जीन होता है उससे अगर मल्टीपल प्रोटीन बने, तो ऐसे को कहा जाता है पॉलीसिस्टोनिक कंडीशन। पॉलीसिस्टोनिक कंडीशन जो आपको मोस्टली बैक्टीरिया या प्रोकैरियोटिक सेल में देखने को मिलता है। ठीक है, इन यूकैरियोट्स द मोनोसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन्स हैव इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंसेस। अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल में जब आपका स्ट्रक्चरल जीन बनता है तो उसमें कुछ इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं जो किसी भी प्रोटीन के लिए कोड नहीं करते हैं। द जीन्स इन यूकैरियोट्स आर स्प्लिट, ठीक है, किसी भी जीन्स के लिए कोड नहीं करते हैं, उनको इंट्रॉन्स कहा जाता है, आगे पढ़ेंगे ही। द कोडिंग सीक्वेंसेस और एक्सप्रेस सीक्वेंस आर डिफाइंड एज, जो कोड कर सकते हैं उस सीक्वेंस में, स्ट्रक्चरल जीन में जो कोडिंग सीक्वेंस होते हैं उनको एक्सॉन्स कहा जाता है। Exons are said to be those sequences that appear in mature or processed RNA में पाए जाते हैं, मतलब जो फंक्शनल होते हैं। And the exons are interrupted by introns, और introns क्या है? Introns are introns or intervening sequences do not appear in mature or processed RNA में ये introns नहीं पाए जाते हैं। The split gene arrangement further complicates the definition of a gene in terms of DNA segment, जो कि यूकैरियोटिक सेल में ही देखने को मिलता है, जो प्रोसेस को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर देता है। अब कॉम्प्लिकेटेड इन द सेंस सिर्फ आपको क्या करना होता है यहाँ पे, या होता क्या है
इंट्रॉन्स को निकाला जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग। आगे पढ़ेंगे ही, स्प्लाइसिंग प्रोसेस से इंट्रॉन्स को वहां से निकाला जाता है और एक्सॉन्स को आपस में जोड़ा जाता है। ठीक है, क्योंकि बीच में से अगर आप इंट्रॉन्स को निकालेंगे तो बीच में गैप गिर जाएगा, तो गैप को वहां पे फिलअप किया जाता है, जोड़ा जाता है उसे। ठीक है, देन आगे दिया है इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय प्रमोटर एंड रेगुलेटरी सीक्वेंस, से वो अफेक्ट होता है इनहेरिटेंस ऑफ अ स्ट्रक्चरल जीन। हेंस समटाइम्स द रेगुलेटरी सीक्वेंसेस आर लूजली डिफाइंड एज रेगुलेटरी जीन, भी उन्हें कहा जाता है। शुरुआत में मैंने बोला था, एक लाइन आई थी बीच में कि कुछ रेगुलेटरी सीक्वेंसेस भी होते हैं, वो भी कभी कभी रेगुलेटरी जीन्स को डिफाइन करते हैं, या रेगुलेटरी जीन्स उसको डिफाइन किया जाता है, even though these sequences do not code for any RNA और प्रोटीन। ठीक है, रेगुलेटरी जीन सिंपली उनको कहा जाता है। ठीक है, तो आगे थोड़ा मैकेनिज्म की तरफ जाते हैं। टाइप्स ऑफ आरएनए दिया है एंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, टाइप्स ऑफ आरएनए एंड प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो देखो, ये ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस बैक्टीरिया और बैक्टीरिया मतलब प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल दोनों में एकदम माइनर सा चेंज है। वो चेंज मैं आपको बताऊंगा, वो चेंज आपको नॉर्मली एग्जाम में पूछते हैं कि वो चेंज क्या है, थोड़े से चेंजेस है प्रोसेस में, तो उससे हिसाब से क्वेश्चन बनते हैं आपके नीट में। इन बैक्टीरिया देर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ आरएनए। ठीक है, वो पता ही है, सिंपल लैंग्वेज में हम उसे कहते हैं mRNA। ठीक है, देन कहते हैं tRNA, और कहा जाता है आपका rRNA। ठीक है, ये तो सिंपल नाम हो गए, लेकिन उसके अल्टरनेटिव भी प्रेजेंट है। तो टाइप्स कौन कौन से हैं? एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, देन टीआरएनए, ट्रांसफर आरएनए, एंड आरआरएनए, दैट इज राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे उसके और फर्दर टाइप्स भी दिए हैं। ऑल थ्री आरएनएस आर नीडेड टू सिंथेसाइज, प्रोटीन बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये आपके आरएनएस हैं। The mRNA provides the template, tRNA brings amino acids and reads the genetic code, and rRNA जो है play structural and catalytic role during translation। ये आपको बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। आपका मेन आरएनए कौन सा है? mRNA, उससे ही प्रोटीन बनने वाला है, क्योंकि वही टेम्पलेट आपका है, उसके उसको ही देख के प्रोटीन का सीक्वेंस बनेगा, अमीनो एसिड सीक्वेंस बनेगा। ठीक है, टीआरएनए जो है वो अमीनो एसिड लेके आएगा जो सीक्वेंस में लगने वाले हैं, और आपका आरआरएनए जो है वो कैटेलिटिक रोल प्ले करेगा, मतलब उस प्रोसेस को स्पीड अप करेगा। ठीक है, देयर इज सिंगल डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज दैट कैटलाइज ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ आरएनए इन बैक्टीरिया। प्रोकैरियोटिक सेल में ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सारे के सारे, ठीक है, मतलब जितने भी पॉलीमरेज या आरएनए बनेंगे, ठीक है, जितने भी आरएनए आरएनए बनेंगे, या आरएनए एमआरएनए हो, टीआरएनए हो या एमआरएनए हो, ठीक है, मतलब मेनली एमआरएनए बनेगा, तो उसको सिंगल जीन वहां पे कोड करेगा, और वो रहेगा दैट इज आपका आरएनए पॉलीमरेज। कोई अलग अलग एंजाइम्स की जरूरत नहीं है, सॉरी मैंने जीन बोला होगा शायद, एंजाइम की जरूरत नहीं है। आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स टू प्रमोटर एंड इनिशिएट्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक थोड़ी सी हेल्प लगती है जब हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें। इट यूजेस न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट एज सबस्ट्रेट। ठीक है, अब इनिशिएशन करना है, आरएनए बनाना है, और आरएनए बनाने के लिए भी एंजाइम भी रेडी है, आरएनए पॉलीमरेज। और आरएनए बनाने के लिए वहां पे आपके मोनोमर्स लगेंगे जो कि होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स, और वो यूज करता है मोनोमर्स को, दैट इज न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट एज सबस्ट्रेट। ठीक है, डायग्राम दिया है यहाँ पे। देखो, मैंने जो फैक्टर बोला था, एक फैक्टर की हेल्प लगेगी आपके प्रोकैरियोटिक सेल में जब रेप्लिकेशन होगा, उस फैक्टर को कहा जाता है दैट इज सिग्मा फैक्टर। ठीक है, शुरुआत करने के लिए सिग्मा फैक्टर की जरूरत पड़ेगी। थ्योरी ही देखते हैं, फिलहाल हम डायग्राम पे बाद में आते हैं। सो इट यूजेस न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट एज सबस्ट्रेट एंड पॉलीमराइजेस इन अ टेम्पलेट डिपेंडेंट फैशन फॉलोइंग द रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री रूल। फॉलो करके, हमने शुरुआत में ही वहां पे कॉम्प्लीमेंट्री रूल फॉलो करके कैसे आरएनए बनता है वो बीच में बताया था मैंने। इट समहाउ ऑल्सो फैसिलिटेट्स ओपनिंग ऑफ द हेलिक्स, को भी वो फैसिलिटेट करता है। कौन? एंजाइम ही ओपन करेगा। जैसे डीएनए रेप्लिकेशन में सेपरेट एंजाइम यूज होता था, दैट इज डीएनए हेलिकेज, यहाँ पे उस कोई एंजाइम की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। डीएनए को ओपन करने का काम भी कौन करेगा? आपका आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, एंड कंटिन्यूअस इलोंगेशन में भी वो हेल्प करेगा। ओनली अ शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ आरएनए रिमेन्स बाउंड टू दी
एंजाइम, ठीक है, छोटा सा सेगमेंट ही एंजाइम को बाउंड रहेगा। वंस द पॉलीमरेजेस रीचेस द टर्मिनेटर रीजन, और टर्मिनेटर रीजन में पहुंचने के बाद उसको और एक फैक्टर की हेल्प लगेगी, द नासेंट आरएनए फॉल्स ऑफ, नासेंट मतलब अभी नया नया जो बना है वो आरएनए फॉल्स ऑफ करेगा। सो ऑल्सो दी आरएनए पॉलीमरेज, एंड में उसको रो फैक्टर की हेल्प लगती है, दिया नहीं है लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा। इनिशिएशन में सिग्मा फैक्टर की हेल्प लगेगी, और आपके टर्मिनेशन में दैट इज रो फैक्टर हेल्प करने वाला है। दिस रिजल्ट्स इन टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, इससे आपके प्रोसेस का टर्मिनेशन हो जाएगा टर्मिनेटर एंड पे, और प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बैक्टीरिया की, दैट इज प्रोकैरियोटिक सेल की। ठीक है, आगे सिग्मा और रो फैक्टर के बारे में डिस्कस किया ही है। An interesting question is that how is the RNA polymerase able to catalyze all three steps which are initiation, elongation and termination? तीन स्टेप्स याद रखने हैं, पहला स्टेप होता है इनिशिएशन, सेकेंड स्टेप इलोंगेशन एंड थर्ड स्टेप टर्मिनेशन। ठीक है, तीन स्टेप्स में आपका ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट होता है। The RNA polymerase is only capable of catalyzing the process of elongation. तो यहाँ पे दिया है आरएनए पॉलीमरेज जो है सिर्फ एलोंगेशन प्रोसेस को कैटलाइज कर सकता है, इनिशिएशन में उसको हेल्प लगती है। इट एसोसिएट्स ट्रांजिएंटली विथ इनिशिएशन फैक्टर जिसको सिग्मा फैक्टर कहा जाता है, एंड टर्मिनेशन फैक्टर जिसको रो कहा जाता है, ठीक है, रो फैक्टर, टू इनिशिएट एंड टर्मिनेट दी ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो शुरुआत में जो उन्होंने क्वेश्चन किया था कि कैसे अकेला एंजाइम तीनों भी स्टेप्स को कैटलाइज कर रहा है, तो इसका आंसर ये है कि इनिशिएशन को सिग्मा फैक्टर कैटलाइज करेगा या हेल्प करेगा, देन स्ट्रक्चरल जीन को या इलोंगेशन को आपका एंजाइम हेल्प करेगा आरएनए पॉलीमरेज, और टर्मिनेशन को दैट इज आपका रो फैक्टर हेल्प करने वाला है। ठीक है, so association with these factors alters the specificity of the RNA polymerase to either initiate or terminate। 5.10 हम फिगर पे जाएंगे, पहले ये पढ़ लेते हैं। बैक्टीरिया में थोड़ा कॉम्प्लिकेशन नहीं है लेकिन इजी है, बस कुछ फैक्टर की हेल्प लगती है। ठीक है, इन बैक्टीरिया सिंस द mRNA does not require any processing to become active, also since transcription and translation takes place in the same compartment, क्योंकि वहां पे कोई भी ऑर्गेनेलिज नहीं होता है, या कहे कि आपका डीएनए नेकेड होता है, तो साइटोप्लाज्म में ही ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों क्या कैरी आउट हो जाते हैं, तो उसमें कोई अलग कंपार्टमेंट नहीं होता है। देर इज नो सेपरेशन ऑफ साइटोसोल और न्यूक्लियस का सेपरेशन नहीं होता है बैक्टीरिया में। मेनी टाइम्स द ट्रांसलेशन कैन बिगिन, ऐसे भी होता है बैक्टीरिया में, ये क्वेश्चन बनेगा आपके नीट का। मेनी टाइम्स द ट्रांसलेशन कैन बिगिन मच बिफोर एमआरएनए इज फुल्ली ट्रांसक्राइब्ड, मतलब यहाँ पे एमआरएनए का ट्रांसक्रिप्शन भी चल रहा है और साथ साथ एमआरएनए का ट्रांसलेशन भी हो रहा है। कॉन्सिक्वेंटली द ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन कैन बी कपल्ड इन बैक्टीरिया, ये आपका क्वेश्चन बनता है नीट में। ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन कपल्ड होते हैं, साथ साथ चलते हैं, किसमें? बैक्टीरिया में। दैट इज द क्वेश्चन फॉर नीट। ठीक है, तो इसको स्टार बना लेना, तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है। अब आते हैं यूकैरियोटिक सेल पे, तो डायग्राम देख लेते हैं। ठीक है, अगर आपको डायग्राम भी देखना है, सिंपली उसने ज्यादा कुछ दिया नहीं है। देखो यहाँ पे 3 डैश मेंशन है, 5 डैश मेंशन है, 3 डैश 5 डैश। प्रोमोटर एंड पे यहाँ पे सिग्मा फैक्टर हेल्प कर रहा है। ठीक है, इनिशिएशन स्टेप है ये। देन इलोंगेशन, इलोंगेशन में आपका एंजाइम आएगा आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, सिग्मा फैक्टर अभी भी यहाँ पे दिखाया गया है। और टर्मिनेशन में यहाँ पे कौन सा फैक्टर आएगा? आरएनए पॉलीमरेज तो है ही, साथ में फैक्टर आएगा दैट इज रो फैक्टर। ठीक है, रो फैक्टर आके वहां पे प्रोसेस को टर्मिनेट कर देगा। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया। आगे बढ़ते हैं अभी। तो अब बात करते हैं हम नेक्स्ट सेल की, जो दूसरा टाइप ऑफ सेल होता है यूकैरियोटिक सेल। इसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस है, तो देखते हैं क्या होता है उसमें। आज एक ही लेक्चर में हम ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट करते हैं, उसको हम पार्ट्स में डिवाइड नहीं करेंगे, वीडियो लेंथी हो जाएगा, लेकिन फिर भी समझते हैं। ठीक है, किसी और वीडियो में हम वन शॉट ले लेंगे या शॉर्ट में कर देंगे उसको। आज हम डिटेल में पढ़ते हैं। सो इन यूकैरियोट्स देर आर टू एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटीज। क्या कॉम्प्लेक्सिटीज है? सबसे पहले देर आर एटलीस्ट 3 आरएनए पॉलीमरेज इन द न्यूक्लियस, इन एडिशन टू आरएनए पॉलीमरेज की जगह और 3 सेपरेट, तीनों आरएनए के लिए अलग अलग आरएनए पॉलीमरेजेस होते हैं। कहाँ? ऑर्गेनेलीज में। ठीक है, फाउंड इन दी ऑर्गेनेलीज।
देयर इज अ क्लियर कट डिवीजन इन लेबर, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल का काम ही था, बना ही इसलिए था कि डिवीजन ऑफ लेबर हो, ठीक है। आपने 9th 8th 9th 10th में पढ़ा होगा, सेल टिश्यू क्यों बने, है ना, सेल क्यों बना, यूकैरियोटिक सेल वगैरह, ठीक है। दी आरएनए पॉलीमरेज 1 क्या करेगा, आरएनए पॉलीमरेज 1 ट्रांसक्राइब करता है आरआरएनए को। अब आरआरएनए के अलावा और कौन से अल्टरनेटिव होते हैं वो भी दिए, डायग्राम पे आएंगे हम, नेक्स्ट पे देखते हैं। आरआरएनए में क्या क्या कौन कौन से सब यूनिट्स आते हैं वो यहाँ पे दिए हैं। सो आरआरएनए में आएगा 28, उसके सब यूनिट्स होते हैं 28S 18S एंड 5.8S। याद रखना थोड़ा इजी है, सब में 8 कॉमन है, 28 18 एंड 5.8S। वेयर एज आरएनए पॉलीमरेज 2, सॉरी आरएनए पॉलीमरेज 3, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ टीआरएनए के लिए है। और है आपका 5SRRNA एंड 5SN, सॉरी एंड SNRNAs। SN का मतलब स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, ठीक है। तो ये दूसरा है आपका आरएनए पॉलीमरेज 3, 3 पहले दिया है। देन आरएनए पॉलीमरेज 2, ये हेल्प करता है, इट इज अ प्रीकर्सर ऑफ एमआरएनए, जो आपका इंपॉर्टेंट आपका आरएनए है, जो कि मैसेंजर आरएनए कहलाता है। दी हेटेरोजिनस न्यूक्लियर आरएनए को भी वो, जो एचएनआरएनए होता है उसको भी वो आपका कोड करता है, ठीक है। दैट इज आरएनए पॉलीमरेज 2। तो ये है आपका एंजाइम्स के बारे में इंफॉर्मेशन। तो आरएनए पॉलीमरेज 1 आरआरएनए को कोड उसको कैटेलाइज करेगा, आरएनए पॉलीमरेज 2 एमआरएनए को कैटेलाइज करेगा, एंड आरएनए पॉलीमरेज 3 कैटेलाइज करेगा, दैट इज टीआरएनए को, ठीक है। बाकी याद रखने आपको एसआरआरएनए, जो जिसको भी आरएनए पॉलीमरेज 3 ही कैटेलाइज करता है, और है आपका एसएनआरएनए, जिसको भी आरएनए पॉलीमरेज 3 कैटेलाइज करता है, और एचएनआरएनए को आरएनए पॉलीमरेज 2 कैटेलाइज करता है। और आपको सब यूनिट्स याद रखने हैं, जो कि आपका टीआरएनए के, ठीक है। 28SRNA, सॉरी 28S 18S एंड 5.8S। अब दूसरी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, अब दूसरी कॉम्प्लेक्सिटी ये है कि जब आरएनए बनता है इन यूकैरियोटिक सेल, तो वो एचएनआरएनए के फॉर्म में बनता है, ठीक है। यहाँ पे दिखा है एचएनआरएनए हेटेरो न्यूक्लियर फॉर्म में बनता है, मतलब वो नॉन फंक्शनल स्टेट में होता है। नॉन फंक्शनल स्टेट में क्यों होता है, शुरुआत में ही हमने पढ़ा था कि वहां पे इंट्रॉन्स नाम के कुछ सीक्वेंसेस आ जाते हैं जो कि नॉन फंक्शनल होते हैं, तो पढ़ते हैं दी डीएनए, सॉरी दिस The second complexity is that the primary transcript contain both exons भी होते हैं उसमें and the introns, and introns कैसे होते हैं, introns are नॉन फंक्शनल, और इंट्रॉन्स होने की वजह से पूरा का पूरा आरएनए ही क्या बन जाता है, नॉन फंक्शनल हो जाता है। हेंस इट इज सब्जेक्टेड टू अ प्रोसेस कॉल्ड स्प्लाइसिंग प्रोसेस, से उसको गुजरना पड़ता है एमआरएनए को, यूकैरियोटिक सेल वाले, where the introns are removed and exons are joined in a defined order, ठीक है। तो कौन सा आरएनए कहा जाता है उसको, जो नॉन फंक्शनल है, तो उसे कहा जाता है एचएनआरएनए अंडरगोज एडिशनल प्रोसेसिंग कॉल्ड एज कैपिंग एंड टेलिंग, ठीक है। तो कैपिंग और टेलिंग में करते क्या है, ये आपको याद रखना है नीट के एग्जाम के लिए। इन कैपिंग एन अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड, जिसको कहा जाता है मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, उसको ऐड किया जाता है, इज एडेड टू 5' एंड ऑफ एचएनआरएनए पे उसको ऐड किया जाता है, ठीक है। ये तो हो गया आपका कैपिंग की बात। कैपिंग क्या करते हैं, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट नाम के कुछ न्यूक्लियोटाइड्स ऐड किए जाते हैं 5' एंड ऑफ एचएनआरएनए पे, ठीक है। पता ही है आपको 5' एंड से लेके 3' एंड में आपका एमआरएनए बना था, तो 5' एंड में यहाँ पे सी फॉर कैपिंग की जाती है, जहाँ पे मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट को ऐड किया जाता है। टेलिंग में क्या करेंगे, इन टेलिंग एडेनाइलेट रेसिड्यूज कितने, 200 to 300 याद रखना है, आर एडेड एट 3' एंड ऑफ द टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर, ठीक है। ऐड किया जाता है टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर से। टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर का मतलब क्या है, यहाँ पे कोई भी टेम्पलेट स्टैंड नहीं रहेगा, डायरेक्ट इनको कंटिन्यूअसली ऐड करते जाएंगे 200 to 300 रेसिड्यूज। इट इज द फुल्ली प्रोसेस्ड एचएनआरएनए नाउ कॉल्ड एमआरएनए। जब कैप स्प्लाइसिंग की जाती है, इंट्रॉन्स को निकाला जाता है,
प्लस कैपिंग और टेलिंग की जाती है, उसके बाद जो एचएनआरएनए बचता है उसको कहा जाता है अब प्रॉपर मैच्योर एमआरएनए कहा जाता है, दैट इज ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक सेल की बात कर रहे हैं, तो न्यूक्लियस से बाहर निकलता है और वो साइटोप्लाज्म में आ जाता है, कौन से प्रोसेस के लिए? ट्रांसलेशन प्रोसेस के लिए। ठीक है, तो एक लास्ट पैराग्राफ बचा है, तो उसे पढ़ लेते हैं और ये आपका ट्रांसक्रिप्शन टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाएगा। द सिग्निफिकेंस ऑफ सच कॉम्प्लेक्सिटीज इज नाउ बिगिनिंग टू अंडरस्टूड। ठीक है, अब ये कॉम्प्लेक्सिटीज क्यों आए हैं यूकैरियोटिक सेल में, इसकी अंडरस्टैंडिंग होना अभी हमें स्टार्ट हो गई है। ठीक है, द स्प्लिट जीन अरेंजमेंट्स रिप्रेजेंट प्रोबेबली द एंशियंट फीचर ऑफ जीनोम। स्प्लिट जीन अरेंजमेंट किसे इंडिकेट कर रहा है? एंशियंट जीनोम को इंडिकेट कर रहा है कि उसमें कैसे चेंजेस आते थे। ठीक है, इवोल्यूशन चैप्टर में इसका थोड़ा इंफॉर्मेशन दिया है, या आरएनए वर्ल्ड वहां पे एक टॉपिक दिया है, उसमें थोड़ी इंफॉर्मेशन दी है। द प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन्स इज रेमिनिसेंट ऑफ एंटिक्विटी एंड द प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग रिप्रेजेंट द डोमिनेंस ऑफ आरएनए वर्ल्ड। ठीक है, तो वहां पे इंट्रॉन्स का प्रेजेंट होना ये सबूत है। ठीक है, कुछ वहां पे है ना, सबूत है कि वहां पे आरएनए का डोमिनेंस हुआ करता था, क्योंकि इंट्रॉन्स को वहां पे रिमूव किया जाता है और इंट्रॉन्स आरएनए का पार्ट है, आरएनए से उसको रिमूव किया जा रहा है यूकैरियोटिक सेल में, है ना। तो वहां पे पता चलता है कि आप वह पहले क्या हुआ करता था, आरएनए का डोमिनेंस हुआ करता था। इन recent times the understanding of RNA and RNA dependent processes in living systems have assumed more important। ठीक है, आरएनए और आरएनए डिपेंडेंट प्रोसेसेस जो है वो लिविंग सिस्टम में ज्यादा स्टडी किए जा रहे हैं और उसका ज्यादा इंपॉर्टेंस भी बताया जा रहा है। ठीक है, तो एक बार डायग्राम देख लेते हैं हम यूकैरियोटिक सेल में जो प्रोसेस होता है ट्रांसक्रिप्शन का। तो देखो यहाँ पे क्लियरली, अगर यहाँ पे बन रहा है आपका एमआरएनए, ठीक है, ये देखो ये आपका एमआरएनए है, लेकिन यहाँ पे कुछ रीजंस दिखाए गए हैं, जैसे ये येलो वाला रीजन एक्सॉन वाला है, और ये आपका कौन सा रेड कहो, है ना, रेड रीजन, इसको इंट्रॉन कहा गया है। तो यहाँ पे प्रोसेसिंग में क्या करते हैं, कैपिंग करते हैं 5' एंड पे, जहाँ पे मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट को ऐड किया जाता है 5' एंड पे, और 3' एंड पे टेलिंग करते हैं, है ना, पॉली एडेनाइलेशन किया जाता है, एडेनाइलेट रेसिड्यू को ऐड करते हैं, और इंट्रॉन्स को यहाँ से रिमूव किया जाता है, और एक्सॉन्स को आपस में अटैच किया, यहाँ पे देखो इस पॉइंट से अटैच किया गया है सिर्फ एक्सॉन्स को, और ये एक्सॉन्स जो बना है, सॉरी एक्सॉन्स मिलके जो ये स्ट्रैंड बना है, ये आपका फुल्ली मैच्योर्ड एमआरएनए का स्ट्रैंड है, जिसको एचएनआरएनए भी कह सकते हैं, लेकिन अभी वो बिना इंट्रॉन्स के साथ है। ठीक है, ये आपका 5' एंड पे लग गया है, मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, और 3' एंड पे है एडेनाइलेट रेसिड्यू, और ये आपका बन गया है कंप्लीटली मैच्योर्ड, दैट इज मैसेंजर आरएनए, जो कि रेडी है ट्रांसलेशन के लिए। ठीक है, तो आज के लिए हम यही रुकते हैं, आपका ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस भी मैंने आपको समझा दिया है, आई होप आपको समझ में आ गया हो। फिर भी अगर आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ सकते हो। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर समझ में आया है आपको तो आपके दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। तो तब तक के लिए, अगले क्लास में हम देखेंगे ट्रांसलेशन, तो तब तक के लिए थैंक यू।